हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम विटामिन ई और विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोनों फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। जो विटामिन ई है इसकी खोज 1922 में इवांस और बिशॉप ने की थी। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में यह चीज़ बताई थी कि जब इन्होंने जो रैट्स थे, चूहे, उनके ऊपर जब प्रयोग किया तो उसमें पाया कि सामान्य प्रजनन क्रिया को संपन्न करने के लिए एक तत्व की ज़रूरत होती है जो क्रूड वेजिटेबल्स होती है इसमें पाया जाता है, और इन्होंने इसे विटामिन ई नाम दिया था। इसके बाद इसी तरीके से इनके ऊपर और अनेक प्रयोग होते गए और 1924 में वैज्ञानिक शूर ने बताया कि इसे बंदिता प्रतिरोधक पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम भी इसे दिया गया था। 1936 में इवांस और उसके कोवर्कर्स ने इसको व्हीट जर्म ऑयल से विटामिन ई को शुद्ध रूप में अलग किया था और इसकी रासायनिक संरचना के अनुसार इसको अल्फा बीटा टोकोफेरॉल नाम दिया गया था। टोकोफेरॉल जो है यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिससे टोकोस और फेरॉल इन दोनों से मिलकर के यह बना हुआ है। टोकोस का अर्थ होता है शिशु को जन्म देना या ऑफस्प्रिंग्स, और जो फेरो है उसका अर्थ है संपन्न करना, और ओल जो साथ में लगा हुआ रहता है उसका मतलब है अल्कोहल। इस प्रकार इन तीनों से टोकोस, फेरोल और ओल से मिलकर के टोकोफेरॉल वर्ड बना है। इसके रासायनिक संगठन की बात की जाए तो यह वसा में घुलनशील विटामिन है और यह मुख्यतः दो रूपों में पाया जाता है, टोकोफेरॉल और टोकीट्रेनॉल। जो इसकी रासायनिक विशेषताएं हैं, विटामिन ई पीले रंग का तेल जैसा पदार्थ होता है जो कि फैट और फैट सॉल्वेंट्स में ही घुलनशील होता है। यह ताप और अम्ल के प्रति भी स्थिर रहता है, लेकिन अगर इसको एल्कलाइन मीडियम दिया जाए तो धीरे धीरे ये नष्ट हो जाता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यह ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसकी कार्यक्षमता घट जाती है। विटामिन ई को ऑक्सीकरण प्रतिरोधक पदार्थ भी कहते हैं क्योंकि विटामिन ई में उपस्थित जो वसा होती है उसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसी कारण वसा जैसे कि घी और ऑयल्स में दुर्गंध और सड़ान उत्पन्न नहीं होती है। जो विटामिन ई है इसका अवशोषण, संग्रह और विसर्जन की यदि बात की जाए तो विटामिन ई का जो अब्जॉर्प्शन है ये छोटी आंत में होता है, लेकिन इसके लिए फैट की प्रेजेंस होना और बाइल जूस की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि यह एक फैट सॉल्युबल विटामिन है तो बिना फैट की प्रेजेंस के यह अब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। वसा और वसा घुलनशील जो दूसरे विटामिन होते हैं ये रक्त के साथ में रक्त के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर रक्त वाहिनियों से होते हुए ये शरीर के सभी ऊतकों और कोशों में इनको पहुंचाया जाता है। इनका स्टोरेज अर्थात विटामिन ई का स्टोरेज लीवर में, मसल्स में, एडिपोज टिश्यूज़ में और शरीर के अन्य अवयवों में होता है, लेकिन लीवर में सबसे ज़्यादा इसका स्टोरेज पाया जाता है। एक एडल्ट व्यक्ति की बात की जाए तो उसके ब्लड प्लाज्मा में इसकी मात्रा 0.9 से 1.2 mg पर 100 ml होती है। हम बात करें इसके एक्सक्रीशन की तो जो हम फूड के थ्रू विटामिन ई लेते हैं यह फीसेस के थ्रू इसका आधा भाग जो होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। विटामिन ई के फंक्शंस, विटामिन ए और कैरोटीन को ऑक्सीकृत होने से यह रोकने का काम करता है। जो विटामिन ई है क्योंकि इसमें ऑक्सी प्रतिरोधक गुण पाया जाता है अर्थात एंटीऑक्सीडेंट इसकी प्रॉपर्टी होती है, और अपनी इन्हीं विशेषताओं की वजह से विटामिन ई आंतों में जो कैरोटीन है और विटामिन ई है इसके ऑक्सीकरण को रोकता है। इस प्रकार विटामिन ए और कैरोटीन को नष्ट होने से बचाता है। दूसरा इसका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड कार्पल्स। जो विटामिन ई है आरबीसी के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स भी कहा जाता है अर्थात लाल रक्त कणिका। तो यह आरबीसीज को ऑक्सीकारक पदार्थों जैसे कि हाइड्रोक्सिन पेरोक्साइड से टूटने फूटने से और नष्ट होने से बचाने का काम करता है। अगर विटामिन ई की कमी होती है तो आरबीसी का निर्माण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो इनका साइज़ होता है आरबीसीज का ये बड़ा हो जाता है जिसको कि मैक्रोसाइट्स कहा जाता है। और जब ये मैक्रोसाइट्स फॉर्म में आ जाते हैं तो इसकी वजह से मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है
तीसरा है कोशिकाओं की रचनात्मक एकता को बनाए रखना, टू मेंटेन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ सेल्स। विटामिन ई कोशिकाओं के आवरण की रचनात्मक एकता को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो कोशों की जो रचनात्मक एकता होती है यह बिगड़ जाती है, जिससे कि इसका जो बाह्य आवरण होता है वो भी खराब होने लग जाता है। यह प्रजनन में सहायक होता है। विटामिन ई नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर इसकी कमी मेल या फीमेल में देखी जाती है तो जो उनकी रिप्रोडक्टिव पावर होती है या क्षमता होती है वह खत्म होने लग जाती है या कमज़ोर हो जाती है। जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं इनका सिक्रेशन अनियमित होना, अनियंत्रित और असंतुलित हो जाता है, इसलिए इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। इसका फिफ्थ फंक्शन है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में। जो विटामिन ई है ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह हीम प्रोटीन के संश्लेषण में भी सहायक होता है। सिक्स्थ इसका फंक्शन है, यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल और विटामिन डी की उपयोगिता को प्रभावित करता है। मांसपेशियों की सामान्य क्रिया में भी विटामिन ई सहायक होता है। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि सेल में पाया जाता है कोशिका में, इसके भीतर विटामिन ए काफ़ी मात्रा में होता है, लेकिन अगर इसका अभाव हो जाता है तो जिसकी वजह से जो हार्ट के टिश्यूज़ हैं और जो पेशियां हैं उसमें कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जो विटामिन ई है यह लीवर को बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड इत्यादि से सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, जिससे जो हमारा लीवर है ये बिल्कुल हेल्दी रहता है और अच्छे तरीके से अपना काम करता रहता है। यदि विटामिन ई का अभाव होता है तो इसकी वजह से जो लीवर है इसमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं और उसमें घाव भी पड़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन ई की कमी के प्रभाव के बारे में। जो एडल्ट्स होते हैं इसमें विटामिन की कमी कम देखी जाती है, ठीक है, क्योंकि जो हम डिफरेंट टाइप का फूड कंज्यूम करते हैं जिसकी वजह से इसकी जो आवश्यकता होती है वह पूर्ण हो जाती है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें इसकी कमी देखी जाती है, क्योंकि बच्चे प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, कई बार काफ़ी चीज़ें स्किप भी कर देते हैं। इसलिए विटामिन ई की कमी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कई तरीके की बीमारियां और विकृतियां हो जाती है। अगर इस विटामिन की कमी शरीर में नहीं होती है, लेकिन अगर हमारी बॉडी में प्यूफा अधिक है तो भी इस विटामिन की कमी देखी जाती है। तो देखिए इसके कौन कौन से आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे। पहला है रिप्रोडक्टिव फेलियर, प्रजनन क्षमता में कमी देखी जाती है। विटामिन ई के अभाव में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं यह प्रॉपरली काम नहीं करते हैं और जिसकी वजह से जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं इनका सिक्रेशन इम्बैलेंस हो जाता है। जो यूट्रस है इसकी सेल्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाने लगती है, जिसकी वजह से जो जाइगोट होता है या भ्रूण होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो मेल होते हैं इनमें जो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने वाली कोशिकाएं होती है, सेल्स, वो नष्ट हो जाने लगती है, जिसकी वजह से स्पर्म्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और जो वीक और अस्वस्थ या निःशक्त जो स्पर्म्स होंगे वो अब ओवम को फर्टिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे तो वो फर्टिलाइज़ नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कंसेप्शन का प्रोसेस नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है नेक्रोसिस ऑफ लीवर। देखिए जब बहुत सारे शोध किए जाते हैं तो चूहों पर किए गए शोध से ये पाया गया कि चूहों को विटामिन ई रहित आहार लंबे समय तक दिया तो जो उनका लीवर था उसमें नेक्रोसिस देखा गया था। नेक्रोसिस में क्या होता है कि जो सेल्स होती है वो धीरे धीरे सड़ जाती है और ख़त्म होने लग जाती है। तो इसकी वजह से जो इनका लीवर था वो धीरे धीरे गल करके नष्ट हो गया था। जो मनुष्य का लीवर होता है इसको विभिन्न बहुत सारे जो विषैले हानिकारक पदार्थ होते हैं इन सबसे हमारा यकृत हमारी सुरक्षा करता है, लेकिन अगर विटामिन ई की कमी होती है तो यह पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं ये सभी आकर के लीवर में जमने लग जाते हैं और जो लीवर की कोशिकाएं होती हैं उनको नष्ट करने लगते हैं और इसी प्रोसेस को नेक्रोसिस कहा जाता है, जिसमें कि लीवर की कोशिकाएं मर जाती हैं। नेक्स्ट है इरेथ्रोसाइट हेमोलाइसिस। विटामिन ई के अभाव में जो आरबीसीज होती है, रेड ब्लड कार्पल्स, इनका नाश हो जाने लगता है
और जो आरबीसी का निर्माण जो होता है वो भी ठीक प्रकार से नहीं होता है, जिसकी वजह से रक्त अल्पता या एनीमिया रोग देखा जाता है। जो विटामिन ई के अभाव में कभी कभी जो छोटे बच्चे होते हैं इनमें भी आरबीसी बहुत ज़्यादा मात्रा में नष्ट हो जाती है और इनके अंदर भी एनीमिया रोग देखा जाता है। अगला है मांसपेशी ऐंठन। जो विटामिन ई है इसके अभाव में जो मांसपेशियाँ होती है वो कमज़ोर हो जाती है और जो सेल्स होती है उनमें रप्चर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो मसल्स होती है इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा और इसी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है और ऐंठन कन्वर्जेंस होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो विटामिन ई है इसके अभाव में जो हार्ट डिसऑर्डर्स हैं, साथ ही जो लीवर में घाव देखे जाते हैं, नेक्रोसिस देखी जाती है, ठीक है, और जो मेनोपॉज होता है उसके बाद में हार्मोनल इम्बैलेंस भी देखा जाता है। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। जो विटामिन ई है इसको यह बहुत अच्छे तरीके से काम करता है अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर्ली प्रेजेंट होता है तो, ठीक है। तो इसका क्या कार्य होता है, यह अबॉर्शन को रोकता है, स्टेरिलिटी को रोकता है, डायबिटीज़ को, हार्ट डिजीज़ को, स्किन डिजीज़ को रोकता है, जो इन्फेंट्स होते हैं इनमें एनीमिया को रोकता है, मांसपेशी दुर्बलता को रोकने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए ये सभी स्थितियों में जो 500 to 1000 mg विटामिन ई दिया जाए तो व्यक्ति जो है या फीमेल जो है या बच्चे हैं तो उनकी स्थिति में सुधार देखा जाता है। लेकिन अगर 3 से 4 ग्राम विटामिन ई प्रतिदिन आहार के माध्यम से दे या फिर दवाई के रूप में दिया जाए तो फिर जो ह्यूमन बॉडी होती है इसमें इसकी टॉक्सिसिटी देखी जाती है। अब हम बात करेंगे इसके सोर्सेज की। विटामिन ई है ये सभी भोज्य पदार्थों में अच्छी मात्रा में पाया जाता है और स्पेशली जो व्हीट और जो मेज़ होता है इसके जो इसका जर्म ऑयल जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में ये उपस्थित रहता है। बाकी इसके अलावा कई सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती है जो भी उसमें भी विटामिन ई पाया जाता है, लेकिन वो काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पर कई सारे जो भोज्य पदार्थ है उनके नाम दिए गए हैं जिनमें विटामिन ई प्रेजेंट होता है। जो इसके सर्वोत्तम साधन है, उसके बाद इसके उत्तम साधन और जो निकृष्ट साधन है या पुअर सोर्सेज हैं उन सभी को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। इसकी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की अगर बात की जाए या डेली अलाउंसेस की बात की जाए तो ICMR ने बताया है कि शैशवावस्था में जब होता है बच्चा तो उस टाइम पर उसको 3 से 4 mg प्रतिदिन लेना चाहिए। जब बाल्यावस्था में हो तब उसे 5 से 7 mg प्रतिदिन विटामिन ई की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था में 8 से 7 ग्राम तक या 8 से 9 ग्राम तक की इसकी mg विटामिन ई की ज़रूरत होती है। एडल्ट मेल या फीमेल की बात की जाए तो 8 mg रिक्वायर्ड होता है और प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर की बात की जाए तो इनमें 10 mg पर डे विटामिन ई रिक्वायर्ड होता है। देखिए बहुत सारे स्टडीज़ से ये चीज़ पता चली है कि विटामिन ई है इसकी जो दैनिक आवश्यक मात्रा है यह प्यूफा के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। जब शिशु को रक्त अल्पता या एनीमिया से बचाने के लिए 2 से 10 mg विटामिन ई की ज़रूरत होती है। जो मदर्स मिल्क होता है इसमें 2 to 5 mg पर लीटर अल्फा टोकोफेरॉल पाया जाता है, जिससे उसकी शिशु की जो दैनिक आवश्यकता होती है वो पूर्ण हो जाती है। लेकिन जो काऊ मिल्क होता है उसमें विटामिन ई कम मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए जब बच्चे को शिफ्ट किया जाता है काउस मिल्क पे या अदर मिल्क के ऊपर तो उस टाइम पर उसको विटामिन ई के सब्स्टिट्यूट या सप्लीमेंट को देना चाहिए। जो एडल्ट्स होते हैं इनमें टोटल एनर्जी या टोटल कैलोरीज जो होती है एक दिन की उसका 25% जो होता है वो फैट से कंज्यूम किया जाना चाहिए, ठीक है। और जब ऐसा किया जाता है तो 3 mg विटामिन ई इनफ होता है, ठीक है। लेकिन अगर प्यूफा की मांग बढ़ा दी जाती है या प्यूफा ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम किया जाता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को तो विटामिन ई की जो मांग होती है वो भी धीरे धीरे बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे विटामिन के बारे में। जो विटामिन के है इसका श्रेय या इसको खोजने का श्रेय डैम और स्कॉन हैडर को दिया जाता है। इन्होंने 1934 में विटामिन के की खोज की थी। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसमें इन्होंने मुर्गी के बच्चों को खनिज लवण, प्रोटीन, स्टार्च, फैट
और जितने जो विटामिन उस टाइम तक पता थे उन सभी को दिया था, लेकिन देने के बाद भी कुछ टाइम बाद उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि इनमें इंटरनल ब्लीडिंग या इंटरनल हैमरेज देखे गए थे। तो अब जो मुर्गी के बच्चे थे उनको ल्यूसर्न ने अल्फ़ा सीड्स और सड़ी मछलियाँ जब खिलाई तो उन्होंने देखा कि जो इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई थी वो धीरे धीरे बंद हो गई है। तब इन्होंने पाया कि यह वसा में घुलनशील एक पदार्थ है या तत्व है जिसे इन्होंने रक्तस्राव प्रतिरोध तत्व का नाम दिया और 1935 में इन्होंने इसको विटामिन के नाम दे दिया था। 1939 में डैम और करेर ने जो साइंटिस्ट थे इन्होंने जो प्योर फॉर्म में विटामिन ए को प्राप्त किया, विटामिन के को प्राप्त किया था और इसको इन्होंने ग्रीन लीफी वेजिटेबल से एक्सट्रैक्ट किया था। जो इसके केमिकल कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो डॉजी और उसके साथियों ने 1940 में विटामिन के2 की रासायनिक संरचना की जानकारी दी थी और विटामिन के1 की जानकारी 1939 में डॉजी ने खुद ही बताई थी। जो विटामिन के है ये दो प्रकार का होता है, विटामिन के1 एंड विटामिन के2। जो विटामिन के1 है इसे फाइलोक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है और यह जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है इसमें पाया जाता है। इसकी खोज 1939 में डॉजी और उसके कोवर्कर्स ने की थी। जो विटामिन के2 है यह सड़ी गली मछलियों से प्राप्त किया जाता है, इसे फ्रैंक्विनोन कहा जाता है। जो विटामिन के है इसकी कुछ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। यह पीले रंग का पदार्थ होता है जो कि जो फैट और फैट सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें घुल जाता है। यह ताप के प्रति स्थिर रहता है लेकिन एसिड्स और एल्कलाइन मीडियम में यह नष्ट हो जाने लगता है और जो सनलाइट की या सूर्य की जो यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, उसकी उपस्थिति में भी इसका नाश हो जाता है। इसका अवशोषण जो हमारी छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें होता है, लेकिन इसके लिए बाइल जूस और फैट की प्रेजेंस बहुत ही ज़रूरी होती है। यहाँ से ये अब्जॉर्ब होने के बाद लसिका वाहिनियों के द्वारा ये शरीर में पहुँच जाता है। ठीक है, इसका जो स्टोरेज है यह बॉडी के अंदर नॉर्मल तरीके से नहीं होता है, सिर्फ इसकी थोड़ी सी मात्रा में लीवर में स्टोर रहता है और जो इसका एक्सक्रीशन होता है यह फीसेस के थ्रू हो जाता है अगर इसकी एक्स्ट्रा मात्रा हमारे शरीर के अंदर होती है तो। अब हम बात करेंगे विटामिन के कार्य के बारे में। विटामिन के का सबसे महत्वपूर्ण एक ही कार्य होता है जो कि है ब्लड कोगुलेशन या रक्त का थक्का जमाना। विटामिन के रक्त का थक्का जमने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारा जो ब्लड होता है इसमें प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है और यह जो प्रोथ्रोम्बिन है ये ब्लड के जमने के लिए बहुत ज़रूरी होता है और जो प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस है वो विटामिन के की वजह से होता है। तो अब हमें पता चल गया कि विटामिन के की प्रेजेंस कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो रक्त जमने के लिए प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना ज़रूरी होता है। अब देखिए किसी स्थान पर अगर चोट लग जाती है, वो जगह कट जाती है, तो उसके आसपास के जितने भी टिश्यूज़ और जो सेल्स होती है वो सारे के सारे क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और कटी हुई जो जगह होती है वहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब जो हमारे ब्लड में उपस्थित जो प्लेटलेट्स होंगे या कुछ जो ब्लड फैक्टर्स होते हैं ये उन क्षतिग्रस्त टिश्यूज़ के साथ मिल करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये जो ब्लड फैक्टर होते हैं ये कैल्शियम आयन और ब्लड प्लाज्मा से मिलकर के क्रिया करते हैं और प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय बनाते हैं और जब प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय हो जाता है तो यह कुछ ब्लड फैक्टर्स के साथ में मिल करके केमिकल रिएक्शन करता है जिससे कि एक नया पदार्थ बनता है जिसे थ्रोम्बिन कहा जाता है। रक्त प्लाज्मा में जो फिब्रिनोजन नाम की घुलनशील प्रोटीन होती है, अब यह इस थ्रोम्बिन के साथ मिल जाएगी केमिकल रिएक्शन के थ्रू और फिब्रिनोजन बनाती है जो कि अघुलनशील प्रोटीन फाइबर होता है। ठीक है, अब यह क्या करेगा, यहाँ पर जो कटी हुई जगह होती है वहाँ पर बन जाएगा और अब इसमें जो रक्त की कणिकाएं होती है वो आकर के धीरे धीरे फंसने लग जाती है और रक्त जमना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन के एब्सेंट होता है तो उस टाइम पर प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण नहीं हो पाता है, जो ब्लड कोगुलेशन की क्रिया होती है वो भी संपन्न नहीं हो पाती है। अब हम बात करेंगे विटामिन के की कमी के बारे में। जो विटामिन के है इसकी कमी के प्रभाव में पहला है रक्त में प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा कम होना।
क्योंकि विटामिन के की कमी है तो रक्त में प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा भी कम हो जाती है। इसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग बहुत ही देर से होती है, तो शरीर से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में व्यक्ति के रक्त बह जाता है, और रक्त ज़्यादा अगर बह जाता है बॉडी से तो उसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। देखिए, जो हमारी बॉडी है इसमें विटामिन के कुछ कारणों से इसकी कमी हो जाती है, जैसे यदि डाइट में विटामिन के कम मात्रा में उपस्थित हो, या फिर जो इंटेस्टिन्स होती है इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होना या इंटरनल हैमरेज होने की वजह से। अगला है जो रोग प्रतिरोधक पदार्थ होते हैं, इनका यदि अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तब भी विटामिन के की कमी हो जाती है। अगर बाइल जूस बॉडी के अंदर पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता है तब भी विटामिन के की कमी हो जाती है। पेचिश या डायरिया होने से या बार बार वॉमिटिंग होने की वजह से भी विटामिन के की कमी देखी जाती है। अगर लीवर किसी भी तरीके से बीमार है या कोई लीवर का रोग हो गया है तो इसकी वजह से भी विटामिन के की कमी देखी जाती है। अगर जॉइंटिस हो गया है तो उसमें भी विटामिन के की कमी देखी जाती है, क्योंकि जॉइंटिस भी लीवर में ही होता है। छोटी आंत में जो विटामिन के होता है, अगर इसका पूर्ण रूप से अवशोषण नहीं हो पाता है या प्रॉपरली अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो इसकी वजह से भी विटामिन के की कमी हो जाती है। अब हम बात करेंगे इसके उपचार के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में। जो नवजात शिशु होते हैं इनमें होने वाले जो रक्तस्रावी रोग हैं उनके उपचार के लिए विटामिन के को क्या किया जाता है कि नलिकाओं के माध्यम से आमाशय में पहुंचाया जाता है, जिससे 1-2 दिन के अंदर ही जो प्रोथ्रोम्बिन है ब्लड प्लाज्मा में उसका जो लेवल होता है वो नॉर्मल हो जाता है। इसलिए जो बिफोर डिलीवरी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है इनको विटामिन के का इंजेक्शन भी दिया जाता है। विटामिन के की दैनिक आवश्यकता की बात की जाए तो हमारे जो सामान्य आहार होता है इसके द्वारा इसकी मात्रा हमें सही मात्रा में यह मिल जाता है। ठीक है, साथ ही जो हमारी जो बड़ी आंत होती है लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें भी इसका सिंथेसिस होता है, इसलिए सामान्य कंडीशन के अंदर जो विटामिन होता है के इसकी कमी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर विटामिन का अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है बॉडी के अंदर तो इसकी वजह से इसकी कमी हो जाती है। जो माता तथा गाय के दूध पर पलने वाले जो बच्चे होते हैं उसके अंदर विटामिन के का अभाव देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बहुत मात्रा में लैक्सेटिव्स का यूज़ करता है या फिर मिनरल ऑयल्स का यूज़ करता है तो इसकी वजह से भी जो विटामिन के होता है इसका अवशोषण सही प्रकार से नहीं हो पाता है और शरीर में इसकी कमी देखी जाती है। अब हम बात करेंगे विटामिन के की अधिकता के परिणाम के बारे में, हाइपर विटामिनोसिस ऑफ विटामिन के। अगर प्रतिदिन 10 से 20 mg विटामिन के ग्रहण किया जाए तो इसका कोई भी खराब असर हमारी बॉडी पर नहीं होता है। ठीक है, सामान्यतः इसकी जो मात्रा होती है यकृत और जो हमारी इंटेस्टिन्स होती है या फिर जो इंटेस्टिन के रोगी होते हैं, यकृत के रोगी होते हैं, उनके उपचार के लिए उनको दिया जाता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम किया जाएगा तो इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है और इसके दुष्प्रभाव की वजह से जो लाल रक्त कणिकाएं होती है आरबीसीज, ये टूटने लग जाती है, जिससे कि हेमोलाइटिक एनीमिया देखा जाता है। इसकी वजह से देखिए जी मिचलाना, वॉमिटिंग होना, चक्कर आना, त्वचा का पीला पड़ जाना, इस प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सोर्सेज के बारे में। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो विटामिन के का सबसे अच्छा सोर्स होती है। इसके अलावा जो सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, एग, मिल्क, मीट, फिश, इन सब में यह अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जो सब्जियां होती हैं, नॉर्मल सब्जियां, और जो फ्रूट्स होते हैं वो विटामिन के पुअर सोर्सेज होते हैं। इसके अलावा हमारे पास में एक टेबल है जिसमें भी जो इसके रिचेस्ट सोर्सेज हैं, गुड सोर्सेज और पुअर सोर्सेज को कैटेगराइज करके और इसमें बताया गया है कि उनमें कितनी मात्रा में विटामिन के प्रेजेंट होता है। आज के इस लेक्चर में हमने विटामिन ई और विटामिन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।